हम बात कर रहे थे एंजाइमों की क्रियाविधि के बारे में कि भाई एंजाइम्स की क्रियाविधि किस प्रकार से संपन्न होती है। इस पार्ट में हम बात करेंगे जियोलाइट या आकार वर्णनात्मक उत्प्रेरक के बारे में। तो जियोलाइट की जो क्रियाविधि है इसकी अगर हम बात करना चाहें तो कक्षा 11 में भी पढ़ा था हमने। सोडियम जियोलाइट जल के मृदुकरण में उपयोग लिया था, परम्यूटेट विधि, यदि ध्यान हो तो। जियोलाइट की अगर हम बात करें, जियोलाइट है क्या, तो जियोलाइट की अगर हम बात करें, धातुओं के जो एल्यूमिनो सिलिकेट होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, जियोलाइट कहते हैं। धातुओं के एल्यूमिनो सिलिकेटों को क्या कहा जाता है, जियोलाइट कहा जाता है। इसके सामान्य सूत्र की अगर हम बात करें तो इसका जो सामान्य सूत्र होता है, जियोलाइट का सामान्य सूत्र क्या होता है, mx/n AlO2 का होल x, उसके बाद में SiO2 का होल y डॉट ZH2। ये क्या होता है, जियोलाइट का सामान्य सूत्र होता है। अब यहाँ पे M की अगर हम बात करें, कैपिटल M क्या है, धातु आयन को दर्शाता है। यहाँ पर कोई सा भी धातु आयन हो सकता है। धातुओं के एल्यूमिनो सिलिकेट, एल्यूमिना है और ये क्या है, सिलिका है, उसी को हम क्या कहते हैं, जियोलाइट कहते हैं। तो यहाँ पे M किसको दर्शा रहा है, धातु आयनों को दर्शा रहा है कि भाई यहाँ पर कोई सा भी धातु आयन आ सकता है। उसके बाद में X की अगर हम बात करें, X है, Y है और Z है, ये किसको दर्शाता है, धातु आयनों के आवेश को दर्शाता है। धातुओं के आवेश को कि भाई कितना आवेश पाया जा रहा है, X उसको दर्शाता है। उसके बाद में जो XYZ है ये इनकी संख्याओं को प्रदर्शित करता है। तो ये है हमारे पास में जियोलाइट। अब ये जियोलाइट क्रिया कैसे करता है, जियोलाइट की संरचना की अगर हम बात करें, त्रिविम संरचना पाई जाती है। कुछ त्रिविम संरचनाएं होती हैं, उनमें सिलिका के स्थान पर एल्यूमिना भी पाया जाता है। सामान्यतः जियोलाइट की अगर हम बात करें तो जियोलाइट की जो संरचना है, जियोलाइट है उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। यदि ध्यान हो, कक्षा 11 में कठोर जल को मृदुकरण करने की विधि पढ़ी थी हमने, परम्यूटेट विधि। तो वहाँ पे जो जियोलाइट था किसके रूप में कार्य कर रहा था, उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर रहा था। तो जियोलाइट किसके रूप में कार्य कर रहा है, उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर रहा है। इसकी संरचना की अगर हम बात करें तो जियोलाइट की जो संरचना होती है वो मधुमक्खी के छत्ते के समान होती है। मधुमक्खी का छत्ता लगभग सभी ने देखा होगा कि किस तरीके से होती है। उसमें छोटे छोटे कोटर यानी कि गुहिकाएं पाई जाती हैं मधुमक्खी के छत्तों में। आकार या उनकी आकृति की अगर हम बात करें, इस तरीके से जो छत्ता होता है, छोटी छोटी गुहिकाएं पाई जाती हैं। और इन छिद्रों के आकार की अगर हम बात करें, जियोलाइट की संरचना मधुमक्खी के छत्ते के समान, और इनके आकार की अगर हम बात करें तो आकार कितना होता है, 260 पिकोमीटर से 740 पिकोमीटर तक क्या हो सकता है, इन गुहिकाओं का आकार हो सकता है। जो मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचनाएं पाई जाती हैं, जिनको कोटर बोल सकते हैं, गुहिकाएं बोल सकते हैं, या छिद्र बोल सकते हैं, इन छिद्रों का आकार कितना होता है, 260 पिकोमीटर से 740 पिकोमीटर के मध्य में होता है। जियोलाइट की अगर हम बात करें, जियोलाइट के यदि इन छिद्रों में क्या भरा हुआ हो, जल भरा हुआ हो, तो उस प्रकार के जियोलाइट को हम बोलते हैं जल योजित जियोलाइट। सवाल ये उठता है कि भाई जल योजित जियोलाइट किसे कहेंगे, तो जियोलाइट के जो छिद्र होते हैं उसमें यदि क्या भरा हुआ हो, जल भरा हुआ हो, तो उस जियोलाइट को हम क्या कहते हैं, जल योजित जियोलाइट कहते हैं। जियोलाइट को जब निर्वात में गर्म किया जाता है
तो ये जल के जो अणु हैं ये क्या हो जाते हैं, वाष्प के रूप में बाहर निकल आते हैं और जो रंध्र है वापस से उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो जियोलाइट में उत्प्रेरण कैसे होता है? आकार वर्णात्मक उत्प्रेरक क्यों बोलते हैं? भाई निश्चित आकार के जो अणु हैं, अभिकारक के जो अणु हैं, किस आकार के? भाई छिद्रों का आकार 260 से 740 पिकोमीटर तक है। तो इस आकार के जो अभिकारक हैं वो ही उत्पाद में बदल सकते हैं। इसमें इस कारण इसको क्या बोलते हैं? आकार वर्णात्मक उत्प्रेरक बोलते हैं। भाई निश्चित आकार के जो क्या है, अभिकारक के अणु हैं, वो ही इन छिद्रों में से क्या हो सकते हैं, गुजर सकते हैं और किस में बदल सकते हैं, उत्पाद में बदल सकते हैं। इस कारण इनको क्या कहा जाता है, जियोलाइट को आणविक छलनी भी कहा जाता है। जिस तरीके से जो छलनी होती है छानने का काम करती है, आणविक छलनी क्यों बोलते हैं जियोलाइट को? क्योंकि ये अणुओं को छानने का कार्य कर रही है। अणुओं को छानने का कार्य करने के कारण ही इसको क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं आणविक छलनी। कारण क्या है कि जियोलाइट के जो छिद्र होते हैं, भाई आकृति कैसी है, मधुमक्खी के छत्ते के समान है। अब मधुमक्खी के छत्ते के समान है तो इसमें जो छिद्र पाए जाएंगे उन छिद्रों का भी आकार कैसा है, निश्चित आकार होता है। अब निश्चित आकार रहेगा तो उसमें निश्चित ही आकार के अभिकारकों के अणु क्या करेंगे, उत्प्रेरित होंगे और किस में बदलेंगे, उत्पाद में बदलते हैं। तो ये थी जियोलाइट की जो क्रियाविधि है। अब जियोलाइट के एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें, भाई एग्जाम्पल क्या क्या है, किन किन कार्यों में जियोलाइट का उपयोग किया जाता है। एक होता है सोडियम जियोलाइट। सोडियम जियोलाइट का उपयोग किया जाता है कठोर जल को मृदु बनाने के लिए। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, सोडियम जियोलाइट का उपयोग कठोर जल को मृदु बनाने में किया जाता है। उपयोग की अगर हम बात करें, जियोलाइट के उपयोग क्या क्या है, तो पहला उपयोग क्या आता है, वही जियोलाइट का उपयोग कठोर जल को मृदु बनाने में किया जाता है। दूसरे उपयोग की अगर हम बात करें तो ZSM5 उत्प्रेरक होता है, जियोलाइट का ही उत्प्रेरक है। ये जो अल्कोहल होता है, अल्कोहल को गैसोलीन में, गैसोलीन बोलते हैं पेट्रोल, बदलने के काम आता है। गैसोलीन यानी कि पेट्रोल बदलने में काम आता है। तो ये थी जियोलाइट आकार वर्णात्मक उत्प्रेरक की जो क्रियाविधि है वो। अब एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें, भाई जियोलाइट के एग्जाम्पल क्या क्या हैं, तो सोडियम जियोलाइट की अगर हम बात करें, जिसको परम्यूटेट बोलते हैं, परम्यूटेट जो जियोलाइट है, इसके फॉर्मूले की अगर हम बात करें, परम्यूटेट जियोलाइट के फॉर्मूले की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है Na2Al2Si2O8.XH2। ये होता है परम्यूटेट जियोलाइट, इसका फॉर्मूला, या फिर इसको दूसरा नाम बोलते हैं सोडियम जियोलाइट। सोडियम जियोलाइट का फॉर्मूला होता है। दूसरे फॉर्मूले की अगर हम बात करें, ZSM5 है, आकार वर्णात्मक उत्प्रेरक के अंतर्गत जो पेट्रोल को अल्कोहल को पेट्रोल में बदलने के काम आता है। उसकी अगर हम बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है HX, उसके बाद में AlO2 का होल X, उसके बाद में SiO2 96X। ये होता है किसका, ZSM5 का फॉर्मूला। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, इरियोनाइट। ये भी जियोलाइट के अंतर्गत ही आता है। तो इसके फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है Na2K2
CaMgAlO2 का होल ट्वाइस, SiO2 का होल ट्वाइस 6H2। तो ये था हमारे पास में जियोलाइट, जिसको आकार वर्णात्मक उत्प्रेरक के नाम से भी जानते हैं। जियोलाइट कहा किसको? धातुओं के जो एल्यूमिनो सिलिकेट होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? जियोलाइट कहते हैं। फॉर्मूले की बात की, MX/N, AlO2 का होल X, SiO2 का होल Y डॉट ZH2। M किसको दर्शाता है? धातुओं को। ये एल्यूमिनो और सिलिकेट्स होते हैं, इनकी संख्याओं को प्रदर्शित करता है। उपयोग हमने जाना, क्रियाविधि जानी कि भाई जियोलाइट है, मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना पाई जाती है। अब मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना पाई जाएगी और जो इनमें छिद्र पाए जाते हैं निश्चित आकार के होते हैं, इस कारण इनमें निश्चित आकार के अणु ही क्या कर सकते हैं? अभिकारक के रूप में भाग लेंगे और उत्प्रेरक में बदलेंगे। तो इसको आप जो फॉर्मूले वगैरह हैं वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कीजिए। चलिए, जियोलाइट के बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है कोलॉइड। कोलॉइड क्या है, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है कोलॉइड। कोलॉइड की शुरुआत कहाँ से हुई, शब्द किसने दिया, इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। भी शुरुआत कहाँ से हुई? तो एक वैज्ञानिक था थॉमस ग्राहम। थॉमस ग्राहम ने क्या किया, सन 1861 में विलियनों को जंतु झिल्ली ली। जंतु झिल्ली, जिसको अर्धपारगम्य झिल्ली भी कहते हैं, जंतु झिल्ली में विसरण के आधार पर विलियनों को दो भागों में बांटा। थॉमस ग्राहम वैज्ञानिक का नाम है। 1861 में क्या किया, जंतु झिल्ली ली, अर्धपारगम्य झिल्ली भी बोलते हैं या जानता हुई झिल्ली भी बोलते हैं, उसको लिया और उसमें से विलियनों को विसरित करवा करके उसको विसरण के आधार पर उस विलियनों को कितने भागों में बांटा? दो भागों में बांटा। नंबर 1 क्रिस्टलोब या क्रिस्टलोइड बोलते हैं, और नंबर 2 कोलॉइड। यहां से शुरुआत हुई थी कोलॉइड की। अब क्रिस्टलोब किसे कहा और कोलॉइड किसे कहा, इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो क्रिस्टलोइड वे पदार्थ जो जंतु झिल्ली में आसानी से या पूर्ण रूप से विसरित हो गए, उन्हें थॉमस ग्राहम ने क्या नाम दिया? क्रिस्टलोब या कोलॉइड नाम दिया। वे पदार्थ जो जंतु झिल्ली में से आसानी से विसरित हो गए यानी कि छन गए, उन्हें तो क्या कहा? क्रिस्टलोब। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल नमक आता है, यूरिया सॉल्यूशन आता है, आदि। उसके बाद में दूसरा उन्होंने क्या देखा, भी कुछ पदार्थ थे जो जंतु झिल्ली में से विसरित नहीं हुए, तो उन्हें क्या नाम दिया? कोलॉइड। वे पदार्थ जिनका जंतु झिल्ली में विसरण नहीं हुआ,
उन्हें क्या कहा? कोलोइड कहा। एग्जाम्पल क्या क्या थे, क्या क्या देखा? भाई स्टार्च का जो सॉल्यूशन है, रेजिन है, गोंद है, स्याही है आदि। तो ये था भाई किसके अनुसार? थॉमस ग्राहम के अनुसार कोलोइड की परिभाषा और क्रिस्टलोव की परिभाषा क्या है? वे पदार्थ जो जंतु झिल्ली में से विसरित नहीं होते हैं कोलोइड कहलाते हैं, और जो जंतु झिल्ली में से विसरित हो जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्रिस्टलोव कहलाते हैं, क्रिस्टलोइड कहलाते हैं। दोनों परिभाषाएं क्लियर है? उसके बाद में जो ये थॉमस ग्राहम की जो अवधारणा थी आगे जाकर के क्या साबित हो गई? गलत साबित हो गई। गलत साबित होने के पीछे कारण क्या था? एक ही पदार्थ अलग अलग विलयनों में, किसी विलयन में तो किसकी तरह व्यवहार कर रहा है? क्रिस्टलोव की तरह व्यवहार कर रहा है, किसी विलयन में किसकी तरह व्यवहार कर रहा है? कोलोइड की तरह व्यवहार कर रहा है। अब क्या क्या अपवाद निकल करके आए थॉमस ग्राहम की अवधारणा में, उसकी बात करते हैं। साबुन का जो जलीय विलयन है, कमियों की अगर हम बात करें, थॉमस ग्राहम की अवधारणा की कमियां, इसकी कमी, साबुन का जलीय विलयन कोलोइड होता है, व्यवहार करता है, तथा इसी साबुन को हम किस में घोल दें? अल्कोहल में, अल्कोहलिक विलयन किसकी तरह व्यवहार करता है? क्रिस्टलोव की तरह। तो यहां पर थॉमस ग्राहम की जो उदाहरण है वो क्या हो गई? गलत साबित हो गई। भाई साबुन का जो जलीय विलयन है, साबुन को जल में घोलते हैं तो वो कोलोइड की तरह व्यवहार करता है, और इसी साबुन को यदि अल्कोहल में घोल दें तो किसकी तरह व्यवहार करता है? क्रिस्टलोव की तरह व्यवहार करता है। उसके बाद में दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, NaCl का जलीय विलयन, NaCl है, ये जल में तो किसकी तरह व्यवहार करता है? क्रिस्टलोव की तरह। और इसी NaCl को किस में घोल दें? बेंजीन में घोल दें तो ये किसकी तरह व्यवहार करता है? कोलोइड की तरह व्यवहार करता है। तो इस प्रकार जो थॉमस ग्राहम की जो अवधारणा थी वो क्या हो गई? गलत साबित हो गई। कि भाई क्रिस्टलोव और कोलोइड के आधार पर थॉमस ग्राहम की जो अवधारणा दी विसरण के आधार पर, जंतु झिल्ली के आधार, जंतु झिल्ली में विसरण के आधार पर, वो क्या हो गई? असफल साबित हो गई। तो बाद में क्या कहा गया कि भाई कोलोइड कोई पदार्थ ना होकर के पदार्थ की एक क्या है? अवस्था है। तो कोलोइड को क्या कहा गया? पदार्थ की अवस्था कहा गया। और इस आधार पर जो विलयन थे, पदार्थ की अवस्था के आधार पर विलयनों को 3 भागों में बांटा गया। अब 3 भाग कौन कौन से थे? इनको नोट करना चाहो तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। बात करते हैं 3 भागों के बारे में। जो आधुनिक अवधारणा दी गई वो पदार्थ की अवस्था को ध्यान में रख करके दी गई, और जो पदार्थ की अवस्था के आधार पर विलयनों को कितने भागों में बांटा? 3 भागों में बांटा। 3 भाग कौन कौन से थे? वास्तविक विलयन, दूसरा निलंबन, और तीसरा कोलोइड। इन 3 भागों में क्या किया गया? विलयनों को वर्गीकृत किया गया।
अब वास्तविक विलयन किसे कहा, निलंबन किसे कहा और कोलोइड किसे कहा गया। इनका जो वर्गीकरण किया गया वो कणों के आकार के आधार पर किया गया। कणों के आकार के आधार की अगर हम बात करें तो वास्तविक विलयन की सबसे पहले पॉइंट की बात करें, सममांगी मिश्रण होता है। वास्तविक जो विलयन होता है कैसा होता है, सममांगी मिश्रण होता है, सममांगी प्रकार का विलयन होता है। कि इसमें जो परिचित जो दो प्रावस्थाएं होंगी, विलयन बनता है किसके द्वारा, विलय और विलायक के द्वारा। इनके द्वारा किसका निर्माण होता है, विलयन का निर्माण होता है। तो इसमें ये दोनों घटक हैं, ये क्या होंगे, एक दूसरे में पूर्ण रूप से मिश्रित हों तो उसे हम क्या कहते हैं, सममांगी विलयन कहते हैं। और दूसरा होता है विषमांगी। विषमांगी में विलय और विलायक पूर्ण रूप से मिश्रित नहीं होते, उसे हम क्या कहते हैं, विषमांगी मिश्रण कहते हैं। तो जो वास्तविक विलयन होता है कैसा होता है, सममांगी प्रकार का विलयन होता है। कणों के आकार की बात करें, इसमें जो कणों का आकार होता है 10⁻⁷ से कम होता है। जो कणों का आकार है वो क्या है, 10⁻⁷ से क्या होता है, कम होता है। ये किसमें है, सेंटीमीटर में। यदि इसको नैनोमीटर में बांटना चाहें तो क्या होगा, 1 नैनोमीटर से क्या होता है, कम होता है। कणों का आकार 10⁻⁷ सेंटीमीटर से कम या फिर 1 नैनोमीटर से क्या होता है, कम होता है। दूसरी अगर हम बात करें, सममांगी मिश्रण हो गया, इन्हें इसके जो कण होते हैं, इन कणों को या इसके कणों को सूक्ष्मदर्शी के द्वारा नहीं देख सकते हैं। सूक्ष्मदर्शी से मतलब है साधारण सूक्ष्मदर्शी के द्वारा। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, NaCl का विलयन है, यूरिया का विलयन है, ये सब किसके उदाहरण है, वास्तविक विलयन के उदाहरण है। तो इनकी अगर हम बात करें, ये था हमारे पास में वास्तविक विलयन। दूसरी बात करते हैं निलंबन किसे कहेंगे। तो निलंबन जो होता है वो विषमांगी प्रकृति का होता है। विषमांगी प्रकृति कैसी होगी, विषमांगी प्रकृति होगी, यानी कि विलय और विलायक है दोनों एक दूसरे में पूर्ण रूप से मिश्रित नहीं होंगे। कणों के आकार की अगर हम बात करें, इसमें कणों का आकार क्या होगा, कणों के आकार की अगर हम बात करें तो 10⁻⁴ सेंटीमीटर से क्या होता है, अधिक होता है। नैनोमीटर में बात करें या 1000 नैनोमीटर से अधिक होता है। कणों का आकार इससे बहुत ज्यादा हो गया। ये तो 1 नैनोमीटर से कम का था, ये 1000 नैनोमीटर से क्या है, अधिक होते हैं। इनके जो कण हैं गुरुत्वाकर्षण के कारण पात्र के पैंदे में क्या हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं, यानी कि इनका कुछ समय के बाद क्या हो जाता है, स्कंदन हो जाता है, सतह पर क्या हो जाते हैं, जम जाते हैं। दूसरी बात करें तो इन्हें हम नग्न आंखों के द्वारा देख सकते हैं। साधारण आंखों से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसके बाद में एग्जाम्पल्स की बात करें,
जल में मिट्टी, ये किसका उदाहरण है? निलंबन का उदाहरण है कि जल में मिट्टी घुली हुई है, तो वो भी किसका उदाहरण है? निलंबन का उदाहरण है। वायु में धूल मिट्टी, ये सब किसके उदाहरण हैं? निलंबन के एग्जाम्पल्स। अब हम बात करते हैं कोलोइड्स के बारे में। तो कोलोइड्स की प्रकृति की अगर हम बात करें, जो कोलोइड्स होता है, कोलोइड की जो प्रकृति होती है ये भी कैसी होती है? विषमांगी प्रकृति होती है, यानी कि जो विलय है और विलायक है ये एक दूसरे में पूर्ण रूप से मिश्रित नहीं होते हैं। कणों के आकार की अगर हम बात करें तो कणों का आकार होता है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के मध्य का होता है। जो कोलोइड है, कोलोइड के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के मध्य होता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो कोलोइड है वो वास्तविक विलयन और निलंबन के बीच की अवस्था है। कोलोइड क्या है? कोलोइड में इनके कणों का, वास्तविक विलयन के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कम था, निलंबन के कणों का आकार 1000 नैनोमीटर से अधिक था। तो इन दोनों के बीच की प्रावस्था क्या है? कोलोइड है। सेंटीमीटर में अगर हम बात करें तो सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग कणों का आकार क्या होगा? 10⁻⁵ सेंटीमीटर से तो क्या होगा? कम का होगा। वह 10⁻⁷ सेंटीमीटर से क्या होगा? अधिक होगा। इसके जो कण होते हैं वास्तविक विलयन के अकॉर्डिंग क्या होते हैं? वास्तविक विलयन से तो कण कैसे होते हैं? बड़े होते हैं। और जो निलंबन है, निलंबन से क्या होते हैं? छोटे होते हैं। इस कारण जो गुरुत्व बल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है, इनको पेंदे की ओर आकर्षित नहीं कर पाता है। इस कारण इनका स्कंदन आसानी से नहीं होता है। स्कंदन होता है वैद्युत अपघट्य वगैरह मिलाने पर, वो कोलाइडों के गुणों में पड़ेंगे। तो ये था हमारे पास में कोलाइड विलयन। कोलोइड किसे कहेंगे? कोलोइड विलयन होता है, विषमांगी प्रकृति का होता है, कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के मध्य का होता है, यानी कि वास्तविक विलयन और निलंबन है उसके बीच की प्रावस्था है। इनके जो कण होते हैं, कोलाइड के कण नग्न आंखों से तो नहीं देख सकते हैं, लेकिन अति सूक्ष्मदर्शी के द्वारा, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा इनके कणों को क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। एग्जाम्पल क्या होंगे? एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो सेम वही एग्जाम्पल होंगे। स्टार्च है, गोंद है, जिलेटिन है, जेली बोलते हैं जिसको, स्याही है, ये सब किसके एग्जाम्पल आते हैं? कोलोइड के एग्जाम्पल्स आते हैं। वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे वास्तविक विलयन, निलंबन व कोलोइड में अंतर के बारे में। तो मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।